नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के जो मैंने प्रश्न लिया है ये बाल विकास से संबंधित यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। इसमें हमने 30 प्रश्न जो लिए हैं वो पिछले एग्जाम से संबंधित जो पेपर थे उनमें से हमने प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें से आपके 30 में से 20 प्रश्न तो अनिवार्य है, 25 ले आओ, 30 ले आओ। मैं गारंटी नहीं देता कि आप 30 में 30 लाएँगे। लेकिन ये क्लास एक बार देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इतना ला सकता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि 23 में 25 लाओगे, 30 में 30 लाओगे, ऐसा कुछ नहीं मैं कहता। इसमें 30 में से आप 20 नंबर तक ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस क्लास को देख लोगे, ठीक है? तो देखते हैं हमारे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को चलते हैं, ठीक है? तो प्रश्न हमारा अगला देखते हैं। ये है पहला प्रश्न हमारा है, ठीक है? आगे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि सॉरी ठीक है? पहला प्रश्न कहता है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत यह बताता है कौन-सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक सतत और कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? पहला प्रश्न का आंसर क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत और सी आपका है वैश्विक विभिन्नता भिन्नता का सिद्धांत और डी आपका है अंतः संबंध सिद्धांत। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा इसके साथ निरंतरता का जो कहते हैं ना लगातार सतत जो समाप्त न होने वाली जो क्रिया होती है वो लगातार होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की समझ पूरी तरह विकसित कर लेता है? क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किस अवस्था में बच्चा स्थायित्व स्थिति को यानी पूरी तरह से समझ लेता है, ठीक है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो। दूसरा है बी संवेदी गामक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी आपका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा जो आंसर है यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो बच्चा वस्तु स्थायित्व को की पूरी तरह जो समझ करता है, ठीक है, विकसित कर लेता है, तो वो होती है संवेदी गामक अवस्था। क्या है? संवेदी गामक अवस्था होती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा अगला है तीसरा। तीसरे प्रश्न में क्या कहता है कि लेबायगोस्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास है, विकास किसके माध्यम से सबसे बेहतर होता है? यानी जो लेबायगोस्की के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उसका विकास बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छा बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा, बी है पुरस्कार और दंड, सी जैविक परिपक्वता
और डी है आपका स्कीमा का संशोधन। स्कीमा का संशोधन। तुम्हारा जो राइट आंसर तीसरे का, आप लोग किसकी साइड जाएंगे? तो लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी किसके माध्यम से सबसे बेहतर होता है। देखिए लेवाइगोस्की ने यहाँ पे सामाजिक क्या है, समाज को भी लिया है, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे को कोई पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कृत करने के लिए कहा दिया जाए कि हम आपको ये इस काम के लिए अगर ये पूरा काम कर लोगे हम आपको ये पुरस्कार देंगे, तो वहाँ जो एक माध्यम होता है वो बच्चा उसको और प्रगति से करता है और अच्छे से परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है। या तो बच्चे को डरा दिया जाए या दंड करने के लिए कह दिया जाए कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो दंडात्मक तरीके से हम आपको इस दंड दिया जाएगा, तो बच्चा डर से काम करता है। लेकिन जो डरते, क्योंकि यहाँ पे जो आज का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चे को ना तो दंड देना है ना तो मारना है, ठीक है, किसी प्रकार का दंडित नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों बच्चे के अंदर ये माइंड में आता है कि अगर मैं काम को पूरा नहीं करूंगा या काम को ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे इस प्रकार से इसको दंडित किया जाएगा, या तो मैं किसी काम को अच्छे से काम करता हूं तो उसका ये पुरस्कार मुझे मिलेगा। इसलिए बच्चे का जो परफॉर्मेंस होता है, जो बेहतर माध्यम होता है वो होता है पुरस्कार और दंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा चौथा। चौथे प्रश्न में क्या कहता है कि विकास के सिर पादमुख पदामुख जिसे कहते हैं दिशा का क्या तात्पर्य है? पदामुख शीर्षा पदामुखा का अर्थ होता है कि शीर्ष से पैर की ओर, जिसे हम शीर्षगामी कहते हैं, शीर्ष से पैर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है 4, ऑप्शन क्या कहता है? ए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, दूसरा बी है विकास सिर से पैर की ओर होता है, और सी है विकास पैर से, यानी विकास पैर से सिर की ओर होता है और सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर है। डी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब सामान्य बच्चा है तो वो और विशिष्ट बनने की कोशिश करता है और बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न जो किया गया है, सिरा सिरा पदा मुख मतलब होता है सिर से पैर की ओर, तो हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, कौन सा है, कौन सा अपना है? बी है ना, विकास विकास सिर से पैर की ओर होता, उसी को सिरसा पदामुख कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है पांचवा। पांचवें प्रश्न में कहता है कि कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास किस चरण के अंतर्गत आता है? अभिन्यास यानी अलगाव, या उनमें प्रतिक्रिया या जो होती है वो कब आता है, किस चरण के अंतर्गत आता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी है पारंपरिक स्तर, सी है उत्तर पारंपरिक स्तर, और डी आपका है गैर पारंपरिक स्तर। तो हमारा जो राइट आंसर है पांचवें का, आप किसके साथ जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बताइए। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा पांचवें किसके साथ जा रहा है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए जब कोहलर के अनुसार नैतिक विकास का जो सिद्धांत उनका है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब बच्चे पहचान करता है कौन लड़की अच्छी कौन अच्छा लड़का है, उनमें अलग अलग विन्यास करता है। अभिन्यास के चरण की अंतर्गत जो सीमा होती है वो क्या होता है? पारंपरिक स्तर। क्या है? पारंपरिक स्तर होता है। हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा है छठवां। छठा प्रश्न क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव, ठीक है, एजुकेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कहता है? ए केवल दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालय में शिक्षा देना, बी है सभी बच्चों को उनकी योग्यता के बावजूद एक ही नियमित स्कूल में शिक्षा देना, सी है आर्थिक रूप से
कमजोर बच्चों के लिए अलग अलग कक्षाएं बनाना। और डी है केवल मेधावी छात्रों को उन्नत अवसर प्रदान करना है। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सामूहिक शिक्षा, सबको एक क्लास में पढ़ाना, लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, काले गोरे का भेदभाव नहीं, किस जाति से कौन आता है, ये कोई भेदभाव नहीं, इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, कौन बच्चा कितना मंद बुद्धि में, कौन कितना बच्चा ज्यादा पढ़ने लिखने वाला है, कितना उसका माइंड अपग्रेड करता है, तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन सबको सामान्य शिक्षा एक साथ दी जाती है, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है सातवां। सातवां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा सॉरी कौन सा बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, का प्रतिपादित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि यानी सॉरी कौन सा बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या है? हावर्ड गार्डनर, बी है अल्फ्रेड बिने, सी है चार्ल्स स्पीयरमैन, और डी आपका है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सभी बच्चे अपने अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया को देते रहें। ठीक है, किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारा जो राइट आंसर हमारा किसके जा रहा? ए के साथ जा रहा। हावर्ड गार्डनर ने क्या है, बहुआयामी सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने यार दोस्तों तक, क्योंकि अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो क्या कहते हैं, जो एडमिट कार्ड है उसमें डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जो आपका स्टेट बाई स्टेट तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आपका एडमिट कार्ड निकला हुआ है, जिसमें आप जान सकते हैं कि हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो सेंटर है गया है। ठीक है, पहले तो मेरे हिसाब से जो सेंटर है आपका स्थायी ही होगा, आपके जिला के अंतर्गत, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो जरूर सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही आप हमें आगे ले जाती है और हमें और उत्सुकता होती है कि आखिरकार आप हमको देखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हर चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन यानी जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन हमारा है सामाजिक प्रक्रिया है, बी है व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और सी है केवल सैद्धांतिक प्रक्रिया है, और डी है आपका निष्क्रिय प्रक्रिया है। बताइए 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर है, ये जो जॉन ड्यूवी हैं के अनुसार इन्होंने सामाजिक प्रतिक्रिया के विषय में विशेष जोर दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? एक के साथ जाएगा, क्योंकि समाज में रह के बच्चा सीखता है। एक जो प्रगति होती है, जो शिक्षा की प्रगति होती है, वो सामाजिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, एक शिक्षा एक क्या सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रह के सीखना। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। नवा प्रश्न क्या कहता है हमारा? प्रश्न कहता है कि बच्चों में समावेश है ना, समावेश विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडीपी कहते हैं। क्या है?
जेडीपी कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं, ठीक है, कि अवधारणा किसने दी? ठीक है, पहला हमारा है ऑप्शन ए बेयस स्कैनर, बी है लेवाइवस्की, और सी है जीन पियाजे, और डी आपका है अल्बर्ट बांडूरा। ठीक है, तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, तुम्हारा जो राइट आंसर है, ठीक है, जॉन जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है जेडपीडी, ये किसने दिया था? कि अवधारणा किसकी है? लेवाइवस्की की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 10वां। 10वां प्रश्न कहता है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है? लर्निंग ऑफ यानी लर्निंग डिस्लेक्सिया, या बताइए डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, माने अक्षमता जिसे कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है पहला देख लेते हैं, लिखने की समस्या, बी है गणना करने की समस्या, और सी है आपका पढ़ने की समस्या, और डी आपका है व्यवहार संबंधी समस्या। तो ये कौन सी डिसलेक्सिया? ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? बच्चे में अक्षमताएं होती हैं, कमियां होती हैं, किस चीज में बच्चे को कितना कुछ बताया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ लिखाया जाए, कुछ कैलकुलेट कराया जाए, या तो वहां पे बच्चे की अक्षमताएं होती हैं, मतलब अक्षमता का मतलब उस चीज को ग्रहण ना कर पाना। ठीक है, ये मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि अक्षमता का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप टीचर बनने जा रहे हो, आपकी समझ में आता होगा कि आखिरकार अक्षमता क्या होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है दत्ता, मतलब कि डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित, क्या है? पठन संबंधित अक्षमता होना बच्चे में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी बंधु भाई हमारे जो आए हमारे चैनल पे जरूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा 11वां। 11वां प्रश्न कहता है कि जब कोई बच्चा किसी नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में, ठीक है, सीधे शामिल कर लेता है, ठीक है, बिना उसमें कोई बदलाव किए, तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे बच्चे ने बिल्ली को देखा, बिल्ली को देखा, और उसने कुछ समय के बाद वो उसने कुत्ते को देख लिया, तो उसका जो ढांचा है, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, उसके बाद से एक पूंछ होती है, तो वो बच्चा क्या करता है कि तुरंत उसी में फिट कर देता है कि ये भी बिल्ली है, कुत्ते को भी बिल्ली समझता है। मतलब एक इसकी मतलब होता है कि उसने बच्चे को उसी ढांचे में ढाल देना। ठीक है, कोई बदलाव ना करना। तो क्या है हमारा जो राइट आंसर है, पहला देख लेते हैं। पहला राइट आंसर हमारा क्या है, वो सॉरी ऑप्शन क्या है? ए है समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या होता है? बी हमारा है आत्म साक्षात्करण। ठीक है, आत्म साक्षात्करण होता है। ठीक है, और सी है आपका साम्य धारण, साम्य धारण, और डी है आपका संगठन। 11वें का है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा राइट आंसर है वो आत्मसात्करण होता है। बच्चा उसको आत्मसात्करण कर, उसको ज्ञान होता है, और तुरंत उसको याद आता है कि मैंने इस चीज को देखा, ये सेम वही है, इसके भी 4 पैर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और सेम ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई डाउट नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई अच्छी, अगर कोई ऐसा लगे कि हम प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यहाँ कुछ और, आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको सोचना होगा कि आपने देखा क्या है और वहाँ पे आपके प्रश्न क्या आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करता हूँ कि कठिन से कठिन आपको ऐसा लगे, कितना भी एग्जामिनर कठिन प्रश्न पूछ ले, वो आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक यानी प्राइमरी एजेंसी है? पहला है ए, देखिए ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और इसी को घुमाया जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ये
90% ये है कि ये प्रश्न ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? किसी भी तरीके से विद्यालय को माध्यम बना दिया जाए या परिवार को माध्यम बना दिया जाए, जैसा भी है, लेकिन प्रश्न यहाँ से उठा के या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में ज़रूर पूछेगा, ठीक है? पहला दूसरा ऑप्शन है मीडिया, तीसरा है सी परिवार और डी है आपका धार्मिक संस्थाएँ। तो हमारा जो राइट आंसर है, जो प्राथमिक जो समाजीकरण होता है, जो समाज जो हमें सिखाता है, जो बच्चे के प्रथम जो प्राइमरी जो एजेंसी होती है, यानी प्राथमिकता होती है जिसकी, वो सबसे पहले परिवार की होती है। परिवार के बाद फिर विद्यालय होता है, पास-पड़ोस होता है, ठीक है? तो लेकिन हमारी जो सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है, वो होती है परिवार को। परिवार से बच्चा सब कुछ पहले सीखता है, मम्मी-पापा, ठीक है? दीदी, सब कुछ दादा-दादी सब कुछ कहना कहाँ से? परिवार से सीखता है। इसीलिए उसको प्राइमरी एजेंसी या प्राथमिक कारक कहा जाता है। किसको? परिवार को, यानी फैमिली को, ठीक है? राइट आंसर हमारा सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 13। 13 प्रश्न में क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो बच्चे के प्रति यानी शिक्षा की जो भूमिका होती है, वो किस प्रकार होनी चाहिए बच्चों के प्रति, ठीक है? ये पूछ रहा है, शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक तानाशाह की तरह, क्या ऐसा होना चाहिए टीचर को? तानाशाह होना चाहिए? नहीं। बी है, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की तरह होना चाहिए, ठीक है? सी है, केवल निष्क्रिय दर्शक की तरह होना चाहिए, और डी है आपका एकमात्र ज्ञान के स्रोत के रूप में होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है आपको कि राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। 13वें का है, आप जरूर बताएं। देखिए, ये थोड़ा प्रश्न मेल खाता है, एकमात्र ज्ञान का स्रोत के रूप में नहीं, ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बच्चे के प्रति उसमें और कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे को सिखाना जरूरी होता है, ठीक है? तो वो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, बाकी और तो सारे गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या है? बी सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता, मतलब सुगमकर्ता का मतलब ये है कि कोई चीज को आसान तरीके से बच्चे में प्रदान करना, बच्चे को प्रदान करना, बच्चा आसानी से सीख सके, ये जरूर टीचर में, एक अध्यापक में होना चाहिए, शिक्षक में होना चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 14। 14 प्रश्न क्या कहता है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? किस प्रकार के चिंतन से होता है, ठीक है? पहला ऑप्शन हमारा है अभिसारी चिंतन, बी है अपसारी चिंतन, और सी है आपका याद करने पर आधारित चिंतन, और डी है आपका आत्म केंद्रित चिंतन। तुम्हारा जो राइट आंसर है, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, आपके कमेंट्स में से जरूर दीजिए, ठीक है? तुम्हारा जो राइट आंसर है, सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी होती है, का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? अपसारी चिंतन से होता है, ठीक है? राइट आंसर हमारा क्या है? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 15 है। 15 क्या कहता है कि मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? पहला है छात्रों को पास या फेल घोषित करना, और बी है छात्रों की कमियों की जानना और अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ठीक है? सी है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, और डी है आपका कक्षा में रैंक तय करना। देखिए, बच्चों को प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये मैं मूल्यांकन नहीं करता। कक्षा में रैंक तय करना ये भी गलत है, और बच्चे को फेल घोषित करना, उसके मनोबल को कमजोर करना। इसलिए राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, क्योंकि छात्रों में की जो कमियां होती है उसको अध्यापक का कर्तव्य है कि जाने, और फिर उसको अधिगम यानी सीखने के तरीके से उसमें सुधार यानी और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना, ठीक है? राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 16 है।
16 प्रश्न में कहता है कि अधिगम के लिए पाड़ या ढांचा, पाड़ कहो या ढांचा कहो, ठीक है, अधिगम के लिए पाड़ या ढांचा शब्द का अर्थ ले वायुगोष्ठी के अनुसार वायुगोष्ठी के अनुसार क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ए है। ये क्या कहता है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, और बी है बच्चों को बार बार रखने के लिए कहना, सी है स्थायी रूप से बच्चे का काम खुद करना, और डी है बच्चे को बिना किसी मदद के छोड़ देना। बताइए जो राइट आंसर हमारा है वो किसके साथ जाएगा। ये पार का मतलब होता है ढांचा, ठीक है, इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएगा, ए के साथ, क्योंकि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है, इसके फोल्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 प्रश्न में क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनटीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और दौड़ को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है पहला है रतंत्र प्रणाली को से मुक्ति, बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, और सी है केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन, और डी है शिक्षक केंद्रित कक्षाएं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए या केवल। तुम्हारा जो राइट आंसर है किसका, 17 का। 17 आप किसके साथ जा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। तुम्हारा जो राइट आंसर है क्या होगा, रतन प्रणाली से मुक्ति दिलाना, ठीक है। एनसीएफ का मतलब है कि बच्चों को जो रट्टा लगवाया जाता था बहुत पहले, टीचर जब हम पहले अपने जब समय में पढ़ रहे थे तो टीचर लोग हमको क्या देते थे, काम देते थे, इतना काम करके आना, इतना रट के आना है। हम सुबह रट्टा मारते, शाम को रट्टा मारते, सुबह फिर स्कूल जब जाते, स्कूल के यानी क्लास में रट्टा मारते टीचर के पहुंचने से पहले, वो बेल लगने से पहले। तो वहां पे हम इस चीज को ये फॉलो करते थे। तो वहां पे जब एनसीएफ 2005 के अनुसार जब ये नया कानून आया है तो उसमें बताया गया कि भाई रतन प्रणाली को हटाया जाए, बच्चों को रट्टा तोतू नहीं हुआ, रट्टू तोता नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है रतन प्रणाली से मुक्ति दिलाना, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 18 है। 18 प्रश्न क्या कहता है कि बुद्धि लब्धि, है ना, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापन सूत्र मानसिक आयु MA अपॉन वास्तविक आयु CA इंटू 100 मतलब 100, ठीक है, किसने दिया था, ये किसने दिया था। तो पहला हमारा है विलियम स्टर्न, बी है लुइस टर्मन, सी है अल्फ्रेड विने, और डी है आपका डेविड डेविड क्या है, डेविड वेक्सलर, डेविड वेक्सलर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, लुई क्या है, लुइस टर्मन ने इस सिद्धांत को दिया था बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल को, ठीक है, आईक्यू मापने की यानी बुद्धि क्षमता मापने की प्रक्रिया को या सूत्र को, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 19। 19 में कहता है कि जेंडर क्या है, यानी जेंडर क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है एक जैविक संरचना है, बी है एक सामाजिक संरचना है, सी है एक शारीरिक विशेषता है, और डी है आपका एक जन्मजात गुण होता है। क्या, जन्मजात गुण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये जो जेंडर है ये सामाजिक एक संरचना है जिससे स्त्री और पुरुष में बांट दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है, बी, क्योंकि समाज ही देखता है ना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लड़की है, लड़का है, दूसरा थोड़ी ना देखता है, लेकिन मानव तो मानव होता है। तो यहाँ पे क्या सामाजिक संरचना है ये, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है बी। बीच में कहता है कि अनुवांशिकता ने हेरिडिटी ऑफ द पर्यावरण और पर्यावरण एनवायरमेंट की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है, भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि विकास पूरी तरह से केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है, बी है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे की
से जटिल रूप से अंतः क्रिया करते हैं। सी है आनुवंशिकता का विकास पर केवल 10% प्रभाव होता है। और डी है पर्यावरण केवल प्रारंभिक अवस्था में ही प्रभावी होता है। बताइए राइट आंसर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के जटिल रूप से, मतलब एक दूसरे से जटिल रूप से, विशेष रूप से जिसे कहा जाता है अंतः क्रिया करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 21। 21 में क्या कहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सीसीई में व्यापक जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिव ऑफ, ठीक है, कंप्रेसिव, तो शब्द का क्या अर्थ होता है? सीसी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पहला है केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, बी है सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, और सी है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास में मूल्यांकन, और डी है आपका केवल वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा। बताइए 21 का है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का विकास व मूल्यांकन, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 22 है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि मूल्यांकन, सॉरी, ऑप्शन कहता है कि बाल्यावस्था की यानी चाइल्डहुड की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी बचपना की, चाइल्डहुड की कौन सी ऐसी विशेषता है? पहला ऑप्शन हमारा है तीव्र शारीरिक विकास की कमी, बी है संग्रह करने की प्रवृत्ति, सी है अमूर्त चिंतन की पूर्ण परिपक्वता, और डी है सामाजिकता का पूर्ण अभाव। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी होर्डिंग। क्या है? होर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते थे होर्डिंग टेंडेंसी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर हमारा है 23 का, ठीक है। 23 प्रश्न में क्या कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन सभी बच्चों के लिए एक सामान्य कठोर पाठ्यक्रम लागू करना, बिल्कुल नहीं। बी है बच्चों के अनुभवों, पृष्ठभूमि और विविधताओं का सम्मान कर विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, सी है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग स्कूल भेजना, और डी है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देकर केवल व्याख्यान विधि अपनाना। बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के अनुभवों और पृष्ठभूमि और विविधताओं का सम्मान कर विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय अन्वेषक यानी वैज्ञानिक कहा है, जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अन्वेषक का मतलब होता है वैज्ञानिक, और नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है, ठीक है। नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, खोजकर्ता कहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है वीएफ स्किनर, क्या है? वीएफ स्किनर, और बी है इवान कॉलोव, सी है चिन पियाजे, और डी है जेबी वाटसन। बताइए 24 का सही ऑप्शन क्या होगा? 24 का हमारा जो ऑप्शन होगा, कौन होगा? नन्हा वैज्ञानिक कौन कहा है? जीन पियाजे महोदय ने कहा है। बच्चा एक क्या है? खोज करता है, अन्वेषक है, वो खोजता रहता है, नई नई चीज सीखता रहता है, उसको नन्हा वैज्ञानिक कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 25। 25 में कहा है कि मोटर स्किल्स या गणितात्मक विकास
विकास के अंतर्गत स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है? पहला है सुई में धागा पिरोना, बी है कागज पर पेंसिल से लिखना, सी है फुटबॉल को किक मारना या दौड़ना, और डी है आपका मोतियों की माला बनाना। मोटर स्किल्स का गंत्यात्मक विकास के अंतर्गत स्थूल गंत्यात्मक कौशल जिसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा जो 25 का जो आंसर है क्या होगा? सी, फुटबॉल को किक मारना या दौड़ना, इसलिए राइट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 26। 26 में कहा है ये आपके एसेशन से, कथन से संबंधित और कारण से, रीजन से संबंधित है। प्रश्न क्या कहता है कि विद्यालय बच्चों के क्या है, सॉरी, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीयक भूमिका निभाता है। रीजन, परिवार के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, जहां से बच्चा सबसे पहले मूल्य और व्यवहार सीखता है। ठीक है, 26 का है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीयक भूमिका है, द्वितीयक है, लेकिन प्रथम प्राथमिक जो भूमिका है वो क्या है? प्राथमिक कारक क्या है? हमारा परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही तो दोनों है। ठीक है, बाल विकास से संबंधित जो पूछा गया बच्चों के लिए दोनों सही हैं, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे के यानी रीजंस उसके क्या है? कारण नहीं है, या उसकी वो व्याख्या नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखना है, यहीं से आंसर मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 27 का। 27 को जान लेते हैं। कथन ए, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग यानी डिसेबल, ठीक है, बच्चों के समावेशन पर ध्यान देता है। ठीक है, रीजन, कारण क्या है? समावेशी शिक्षा का दर्शन यह मानता है कि सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि, जाति या क्षमता के भेदभाव के बिना नियमित स्कूल में पढ़ने का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे जो कहा है कि दिव्यांग बच्चों को ही समावेशी शिक्षा, समावेशन शिक्षा दी जाती है, तो केवल शब्द ये हट गया, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन हो गया। ठीक है, केवल नहीं, समावेशी शिक्षा में विकलांग भी होते हैं, जन्मांत जो भी हो, भाई कोई विकलांग है, कोई आंख से, कोई पैर से, कोई किसी से, कोई बोल नहीं पाता ऐसे, लेकिन वहां पर ये दोनों सही है केवल शब्द में, लेकिन वहां पे ये रीजन गलत है। क्या है? ये रीजन गलत है, क्योंकि ये रीजन आपका गलत, सॉरी, ये एसेशन आपका गलत है, कथन गलत है, लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का दर्शन ये मानता है कि सभी बच्चों को, यानी कोई भी बच्चा हो, उनकी पृष्ठभूमि, जाति, क्षमता के भेदभाव के बिना नियमित स्कूल में पढ़ने का अधिकार देता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं। ए, आर ए की सही व्याख्या करता है? बिल्कुल नहीं। आगे, डी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। और सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल ये गलत है। और डी आपका है ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेशन से मैंने रीजन से अपने प्रश्न, आपको 5 प्रश्न मैंने लिया है, जो ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कंपलसरी है, ये प्रश्न आपके जरूर आएंगे। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है। कथन ए, जीन पियाजे के अनुसार
बच्चे जैसे जैसे दुनिया के साथ संतः क्रिया करते हैं, वे अपने स्कीमा को संशोधित और अनुकूलित करते हैं। मतलब अपने दिमाग को डेवलप करते हैं, जो स्कीमा होता है उसमें और चेंजेस लाते हैं। ठीक है। कारण, पियाजे मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अनुभवों की तुलना में पूरी तरह जैविक परिपक्वता से ही निर्धारित होता है और इसमें वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पर तो गलत हो गया, वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। तो हमारा जो राइट आंसर है, देखते हैं आगे। ऑप्शन हमारा है कि ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। और सी है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है आर, लेकिन आर सही है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर सॉरी, राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि आर हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं करता। प्रश्न क्या पूछा है कि वो नहीं करता है, किसका? देख लेते हैं प्रश्न एक बार। प्रश्न क्या कहता है कि इसमें वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है, ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर वातावरण की भूमिका बिल्कुल होती है, वातावरण इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 29। 29 में क्या कहता है? कथन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अधिगम, अधिगम के लिए, रटने के लिए यानी रॉट मेमोराइजेशन, ठीक है, की पद्धति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। रीजन, रटने से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है और छात्र वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में इसका उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा 29 का, तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये दोनों ऑप्शन क्या है? निगेटिव में है। दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला है क्या है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इन एक्सप्रेशन और रीजन दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 30। 30 प्रश्न कहता है कि लड़कों को हमेशा कार या ब्लॉक के साथ खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया या रसोई के सेट दिए जाते हैं। ये जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है। रीजन, जेंडर एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है, जैविक रूप से पूर्व निर्धारित भूमिका नहीं है। ठीक है। तुम्हारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाना, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, आपका लास्ट प्रश्न है ये, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल आसान है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सभी बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।